दोस्तों, स्ट्रे डॉग्स इशू वाले इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस है जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, उनके आसपास से स्ट्रे डॉग्स को हटा दिया जाए। इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली चीज कि जो भी यहां पर डॉग्स को ट्रीट करने की बात आ रही है, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ था एनसीआर से, दिल्ली एनसीआर से, क्योंकि आपने सुना होगा कि स्ट्रे डॉग्स ने काट दिया, बच्चों को काट लिया, जिसकी वजह से रेबीज की प्रॉब्लम हो रही है। और ये केवल एनसीआर से रिलेटेड इशू नहीं है, ये पूरे देश में आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा कड़ा रुख रखते हुए कहा कि डॉग्स का स्टरलाइजेशन किया जाए, मतलब स्टरलाइज कर दिया जाए उनको। दैट मीन्स उनकी एक तरीके से नसबंदी कर दी जाए और वैक्सीनेट किया जाए, जिससे कि एक तो पॉपुलेशन जो है स्ट्रे डॉग्स की वो कंट्रोल हो सके। दूसरा ये कह दिया गया है कि जो भी स्ट्रे डॉग्स पब्लिक प्लेसेस, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, स्कूल्स या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, इनके आसपास में कहीं पे हैं, तो उनको वहां से पकड़ के और डॉग शेल्टर्स में ले जाया जाए और वहां पर देखा जाए तो उनका एक तरीके से न्यूट्रिंग कर दी जाए। अगेन वही बात कि जो सेक्सुअल पार्ट होता है उसको हटा दिया जाए, जिससे कि फिर एक तरीके से रिप्रोडक्शन प्रोसेस पे लगाम लगे और वैक्सीनेशन ऑफ डॉग्स कर दिया जाए, तो इससे फिर रेबीज जैसे जो प्रॉब्लम्स है उनको भी हम टैकल कर सके। ये सारा जो मामला है ये आप देखोगे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 के बेसिस पर ये अनाउंस किया गया है। ध्यान रखें, ये जो पूरा मामला है इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस के आधार पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है कि ये मामला हमारे देश में एक गंभीर एक तरीके से मोड़ ले चुका है, तो इस पर काम किया जाए। अब क्या है, हमारे देश के सभी यूटीज और स्टेट्स को इस चीज की गाइडेंस दे दी गई है और इसमें मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो है आपकी जो म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी, कि भाई आप इस पे काम करें और इसमें कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट अपडेट थी। बाकी देखो, डेट आपको पता ही, आज 8 नवंबर हो ही गई है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, पर्टिकुलरली जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स है ना, उन लोगों के लिए। देखो, हमारा जो PWOnlyIAS प्रारंभ चैनल है, वहां पर आप लोगों के लिए सरप्राइजेज अनाउंस होने वाले हैं 1 बजे दोपहर में, आज ही। तो ऐसे में इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना 1 बजे, जहां पर आपको जो आपकी हिंदी मीडियम फैकल्टीज है उनके साथ में इंटरेक्शन के साथ साथ में जो भी सरप्राइजेज हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे डिस्कशन पे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। फर्स्ट आर्टिकल है इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव। देखो, रिसेंटली हमारे जो टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नीरज मित्तल, उनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की गई इस कॉन्क्लेव के दौरान कि भाई 6G टेक्नोलॉजी है ना, उसको हमें एक्सपेंड करने की जरूरत है। इस पर जितना हम रिसर्च करेंगे उतना ही ज्यादा आज की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें इंडिया का पार्टिसिपेशन वर्ल्ड ओवर बढ़ता दिखेगा। और ये कॉन्क्लेव जो था, इसका नाम आप देखो, इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव। ठीक है, तो ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर साइंटिस्ट, इंडस्ट्रीज और पॉलिसी मेकर्स के बीच में एक कोलैबोरेशन स्थापित किया जाए कि कैसे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर के चीजों को इस तरीके से इनोवेटिव मैनर में डेवलप करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जो कि फिर बाद में हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव से हमें एक ऑटोमेटिकली स्कोप प्रोवाइड करे कि हाँ जी, हम एक सुपर पावर का जो सपना लेकर के चलते हैं या फिर एक इंपॉर्टेंट पिलर के तौर पे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे हम पार्टिसिपेट कर सके। ये कॉन्क्लेव जो है इसको भारत मंडपम न्यू दिल्ली में एक तरीके से ऑर्गेनाइज कराया गया था। फोकस एरिया एडवांस टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल इनोवेशन, नॉलेज को हम फॉस्टर करें, एक्सपेंड करें, जिससे कि भारत जो है वो रिसर्च और टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़े। अब यहां पर मामला क्या है, 6G के ऊपर फोकस किया गया है। यहां पर पार्टिसिपेशन किसकी तरफ से आया, जो काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR है ना, उनकी तरफ से इस सेशन को लीड किया गया था, जिसमें मेन फोकस था एडवांस मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लीडरशिप इंश्योर हो सके। क्लियर। अब देखो इसमें क्या चीजों पर इनिशिएटिव, किन किन चीजों पे किया गया है। एक तो 100 5G लैब्स बनाई जाएंगी। आपको पता है 5G ऑलरेडी रोल आउट हो रखा है, हम यूज भी करते हैं 5G नेटवर्क को टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट में। तो 5G लैबोरेटरीज को ऐसे डेवलप किया जाए जैसे कि
अब हम 2030 में जो 6G लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, या वर्ल्ड ओवर 6G 2030 में लॉन्च हो जाएगा, तो उसमें हम कैसे पार्टिसिपेशन दे सकते हैं एक प्रोडक्टिव मैनर में। तो 6G के लिए उन 5G लैब्स को अपग्रेड किया जाए एक तरीके से, जिससे कि 6G का डेवलपमेंट भी हो सके, 6G का कैसे हम डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स में यूज कर सकें और एकेडमिक और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को प्रमोट कर सकें। इसके अलावा भारत 6G अलायंस जो है, ये भी एक इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें यह देखा जा रहा है कि 10 इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स जो हैं वो साइन हुई है यहां पर। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी कंट्रीज अभी के टाइम पे, जैसे साउथ कोरिया, जापान, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, ये मोर और लेस अब 6G की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में हमने एक तरीके से 10 इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को एग्रीमेंट को साइन किया है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेशन ले रहे हैं और हमारी तरफ से भी एफर्ट होंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्सपेंड करने में। विजन है 2030 का कि हम 10 जितना भी 6G बेस्ड ग्लोबल पेटेंट्स हो, क्योंकि नई चीजें आएंगी, नई चीजों को फिर आप सिक्योर सेफ भी कराओगे कि हाँ जी हमारा इसमें मेहनत है तो इसका पेटेंट होना चाहिए। तो वो पेटेंट जो होंगे टोटल वर्ल्ड ओवर, उसमें कम से कम हम 10% का हमारा हिस्सा भी इंश्योर करें कि हाँ जी भारत की तरफ से 10% टेलीकॉम सेक्टर में 6G के सेगमेंट में अपना ये नया कुछ किया गया है, और ये भारत के लोग हैं या भारत के इंस्टीट्यूशंस हैं। अब यहां पर पॉइंट आता है 6G और 5G में डिफरेंस क्या है। देखो, ये मोर और लेस कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से और जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी होती है हमारी, उनके जनरेशंस हैं। ठीक है, जैसे जैसे जनरेशंस आगे बढ़ती चली जाती है, हमारी जो कम्युनिकेशन स्पीड है, कम्युनिकेशन क्वालिटीज हैं, वो इंप्रूव होती चली जाती हैं। तो 5G की अगर बात करें ना, तो वो 10 Gbps तक को आपका स्पीड दे दिया करता है, और लेटेंसी रेट बहुत ही कम। लेटेंसी का मतलब कि आप किसी चीज को एक्सेस करो और वो इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड होता हुआ देखिए आपके डिवाइस में, है ना। तो वो लेटेंसी रेट बहुत ही कम होती है। अब 6G में क्या होगा, ये लेटेंसी रेट और भी कम हो जाएगी। 5G में है ही लो, और 6G में और भी कम हो जाएगी, क्योंकि स्पीड वहां पर है 1 Tbps, 1 टेराबाइट पर सेकेंड, मतलब अल्ट्रा फास्ट डेटा ट्रांसफर। इसका मतलब कि जब भी कोई कम्युनिकेशन करेगा तो यूं लगेगा जैसे आज हम वीडियो कॉल करते हैं तो कई बार मतलब यूं देखते हैं एकदम क्लियर इमेज, मतलब वीडियो क्वालिटी तो अच्छी आ रही है, बट वो एक तरीके से फोन में 2D का एक अप्रोच दिखाई पड़ता है ना, कि हाँ जी फोटो है, फोटो वीडियो को हम देख रहे हैं। अब यहां पर 6G लॉन्च होने के बाद में आप जब बातचीत करोगे, मान लो आपने वीडियो कॉल ही किया किसी को, यूं लगेगा जैसे कि वो आपके सामने ही बैठा है। उसकी इमेज जो है वो एक तरीके से 3D में बनेगी, जिसको बोलेंगे हम होलोग्राफिक कम्युनिकेशन। यूं मानो कि लाइफ लाइक इमर्सिव इंटरेक्शन होगा वो। तो ये एक अपने आप में 6G में एडवांसमेंट आएगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल स्कोप 5G में तो देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं कि डिफरेंट जो हमारे डिवाइसेस हैं या डिफरेंट जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, उनको हम एक नेटवर्क से कनेक्ट करके साइमल्टेनियसली अब उनको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट आपने देखा, या चीजों को हम ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हुए देखते हैं हमारे आसपास में। अब 6G में क्या होगा, AI का मैकेनिज्म ऐड होगा, यहां पर क्वांटम कम्युनिकेशन होगा। इसका मतलब जो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए हम क्वांटम बिट्स का यूज करते हैं, जैसे क्यूबिट है ना, क्यूबिट आपने सुना होगा डेफिनेटली, वो क्यूबिट्स है ना, उनका यूज किया जाएगा यहां पर कम्युनिकेशन में, जो कि सेफ और सिक्योरिटी भी इंश्योर करेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके पास में एक पूरा चैनल होता है कम्युनिकेशन के लिए, मान लो वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल होगा, जहां पर ट्रांसमीटर जो कुछ भी अपनी बात कहेगा वो क्यूबिट्स में कन्वर्ट होगा, और वो क्यूबिट्स फिर बाद में डिटेक्ट वो ही कर पाएगा जिसके पास में एक प्रॉपर कोडिंग होगी, जो कि रिसीवर है। इसका मतलब बीच में कहीं पे इंफॉर्मेशन लीकेज होने का डर मिनिमाइज हो जाएगा। साथ ही साथ इंटेलिजेंट ऑटोनॉमस नेटवर्क डेवलप होंगे और रियल टाइम ग्लोबल कनेक्टिविटी। जैसे मैंने बताया कि स्पीड ही 1 Tbps होगी, तो कितना ज्यादा वहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। इसके अलावा थोड़ा सा कंपैरेटिव एक और हम टेबल के हिसाब से देखें तो स्पीड देखो 20 Gbps तो होता है 5G का, 6G का 1 Tbps। ठीक है, आ जाइए लेटेंसी 5G में 1 मिली होता है, और 6G में 1 मिली का भी एक स्मॉल फ्रैक्शन, मतलब और भी ज्यादा स्पीड से काम होने लग जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 5G आपका 6 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है और हाई बैंड मिलीमीटर वेव होती है। वहीं पर 6G की बात करें तो वो टेराहर्ट्ज में ऑपरेट करेगा, और 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टेराहर्ट्ज की स्पीड, मतलब आप समझो कितना क्विकली कम्युनिकेशन होने वाला है। इसके अलावा की टेक्नोलॉजीज
5G में आपके पास में एनहेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड, मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्रिटिकल कम्युनिकेशन, इनका हम यूज करते हैं। वहीं पर 6G में एआई का इंटीग्रेशन होगा, होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, जैसे कि रियल लाइफ में हम इंटरेक्ट करते हैं वैसे 3D इंटरेक्शन होगा ऑनलाइन। इसके अलावा एक्सटेंडेड रियलिटी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वही अगेन कि आप जो टूल्स डिवाइसेस यूज कर रहे हो उसमें किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इनका भी संख्या, इनकी भी नंबर्स आपको बढ़ती दिखेगी। वहीं पर 5G की कैपेसिटी की बात करें तो ये एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया अगर लो तो वहां पर 10 लाख लोगों को एक साथ कनेक्ट कर सकता है 5G नेटवर्क। वहीं पर 6G में क्या होगा, ये कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ेगी। और टाइमलाइन की बात करें, देखो 5G ऑलरेडी हम यूज कर ही रहे हैं और 6G है, बताया जा रहा है कि कॉमर्शियली वर्ल्ड ओवर 2030 में लॉन्च हो जाएगा। तो इंडिया में भी जहां तक 2030-31 तक लॉन्च हो ही जाएगा। तो ये था आर्टिकल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस। देखो, नोबेल लॉरिएट जोसेफ स्टिग्लिट्ज, इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज की है। वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है वो बेसिकली रिलीज भी वन इनइक्वालिटी डेटाबेस के द्वारा की जाती है। ठीक है ना। तो इस रिपोर्ट में ये आया है इंडिया के लिए पर्टिकुलरली कि इंडिया में रिचेस्ट 1% जो है वो इंडिया की टोटल जो वेल्थ है उसका 62% ऑन करते हैं। बाकी 99% आपको पता है, रिमेनिंग 38%। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी असमानता की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ये रिलीज कौन करता है, एक तो ये ध्यान रखना, वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस। इसको स्टार्ट किया गया था साउथ अफ्रीका ने जब G20 को होस्ट किया था ना, तो उस टाइम पर इसकी लॉन्चिंग हुई थी। ये जो पूरा मैकेनिज्म है वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस और इस तरीके की रिपोर्ट को पब्लिश करने का जो मैकेनिज्म है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो दुनिया भर में जिस तरीके से वेल्थ को लेकर के इनइक्वालिटीज है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास में पूरी वेल्थ है और बहुत सारे लोगों के हाथ में मुट्ठी भर वेल्थ है, तो ये एक सोशियो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी किस तरीके से एनवायरमेंट पर भी असर डालती है, इस चीज को हाईलाइट करती है। अब ये जो रिपोर्ट है ये मेन काम क्या शो कर रही है कि आज की परिस्थिति ऐसी है कि हम एक इमरजेंसी लेवल पे पहुंच गए हैं कि अगर हमने कोई कहते ना कि इंटेंशनल इंटरवेंशन नहीं किया तो वहां पर हम चीजों को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे रिलाई करते हैं, हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, हम क्लाइमेट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा मेनेस है। की फाइंडिंग्स की बात करें तो दुनिया भर का तो ग्लोबल जो ट्रेंड है वो तो ये कहता है कि टॉप 1% इंडिविजुअल्स के पास में 41% ऑफ टोटल वेल्थ कॉन्सेंट्रेट है, वहीं पर बॉटम 50 के पास में केवल 1%। अब आप इमेजिन कर लो। वहीं पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को हम देखें तो टॉप 1% के पास में 62% है, जो कि पिछली बार कम था इससे। ठीक है, और वहीं पर चाइना में देखें तो टॉप 1% के पास में 54%। इसका मतलब चाइना के कंपैरिजन में हमारे यहां पर ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं, बट पॉइंट इज कि चाइना में भी इनइक्वालिटी है जबकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। फिर आ जाओ एक कंपैरेटिव इनसाइट की बात करें तो यूएस के हिसाब से यूएस में भी वेल्थ कंसंट्रेशन रीसेंट टाइम में बढ़ा है। ठीक है, और वो देख लो यहां पर कि टॉप 1% जितना पहले कंसंट्रेट रखते थे अपने हाथों में वेल्थ, उसमें 5% का इजाफा आया है 1980 से लेकर अभी तक। इसका मतलब इनइक्वालिटीज वर्ल्ड ओवर बढ़ती चली जा रही है। ब्रॉडर इंपैक्ट की बात करें, अगर लगातार इनइक्वालिटीज असमानता बढ़ती चली जाती है तो सीधी बात है डेमोक्रेटिक डिक्लाइन देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ लोग फिर बाद में अपने हिसाब से डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा फूड हो गया, हेल्थ हो गया, इनकी जो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए एक इक्विटेबल मैनर में सभी के लिए, वहां पर चैलेंजेस आने लग जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब क्या चीजें हैं, कैसे हम इस इनइक्वालिटी वाले इशू को टैकल कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो ग्लोबल कोऑपरेशन। देखो G20 नेशंस की तरफ से ही ये मोर और लेस साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंसी के अंडर में इस प्रोग्राम को इनिशिएटिव मिला। तो मेन टारगेट क्या है कि जो वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज हैं उनको साथ मिलकर के काम करना होगा, जिससे कि जो इनकम और वेल्थ डिस्पैरिटी है उसको टैकल किया जा सके। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। यहां तक बोला गया है कि एक इंटरनेशनल पैनल ऑन इनइक्वालिटी हमें स्टैब्लिश कर देना चाहिए, जिससे कि इनइक्वालिटी ट्रेंड्स को मॉनिटर किया जाए और उनको टैकल किया जाए। बट अगेन वही बात है कि जब हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, मीटिंग्स की बात करते हैं, तो उसमें बातें बड़ी बड़ी होती हैं, बट ग्राउंड रियलिटी में जो एग्जीक्यूशन है वो हमें पता है बहुत पुअर है। खैर, कोई ध्यान तो दे रहा है, ये अच्छी बात है। फिर आ जाओ पॉलिसी गाइडेंस की बात करें तो ये जो IPI होगा, इंटरनेशनल पैनल ऑन इनइक्वालिटी,
इसका मेन काम क्या हो जाएगा कि एक तो डेटा प्रॉपर ट्रेस किया जाए और सरकारों को पॉलिसी मेकिंग में उस डेटा से सहायता मिले। क्या होगा कि सीधी बात है, गवर्नमेंट्स अपने खुद के लोकल, मतलब इंडियन गवर्नमेंट अपने लेवल पे, यूएस गवर्नमेंट अपने लेवल पे अगर पॉलिसीज को इस तरीके से डेवलप करें कि भाई जो एक आप लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हो वो भी इंश्योर हो और कोई पीछे भी ना छूटे, तो इंक्लूसिविटी पर भी ध्यान दिया जा सके। तो ये कुछ सजेशंस है रिपोर्ट में ही कि कैसे हम इनइक्वालिटीज को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लग्जमबर्ग। देखो, इंडिया और लग्जमबर्ग ने अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी तरफ से कॉपरेशन को बढ़ाने की बात की है। ऐसे में इंडिया का जो स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको हम यूरोपियन मार्केट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका एक रास्ता लग्जमबर्ग के थ्रू खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो लग्जमबर्ग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये देखो, एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है जो लैंडलॉक है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है, कारण कि आप इसकी कंट्रीज देखो साइड में, इसके वेस्ट और थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाओ तो बेल्जियम दिखेगा, ईस्ट की तरफ और साउथ ईस्ट की तरफ जर्मनी दिखेगा, और साउथ की तरफ देखो तो फ्रांस दिखेगा। तो ऐसे में लग्जमबर्ग वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगर हम वर्ल्ड वॉर्स की बात भी करें तो उस टाइम से लेकर आज के टाइम पे यूरोप जिस तरीके से अपनी रेलेवेंस थोड़ा सा खो रहा है, या फिर कहें कि एक तरीके से जो सेंटर है, सेंटर ऑफ वी कैन से जियो पॉलिटिक्स, वो एशिया की तरफ मूव करता चला जा रहा है। तो उसमें लग्जमबर्ग पहले बहुत हद तक सेंट्रल पोजीशन पे था, और आज भी यूरोप में लग्जमबर्ग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। छोटा कंट्री है लेकिन लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक तो इसकी कौन कौन से कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर होती है ये ध्यान रख लेना है। इसके अलावा लग्जमबर्ग का ओएशिलिंग जो एरिया है ये बेसिकली यहां पर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एर्डेनीज। इस माउंटेन रेंज के पार्ट के तौर पे दिखता है, और यहां पर से ही एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है शॉर रिवर, ठीक है ना। ये शॉर रिवर यहां से ओरिजिनेट होकर के ईस्टवर्ड मूव करती जाती है, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में ध्यान रख लेना है। बाकी लग्जमबर्ग की बात करें तो यहां पर आपको बॉनपेज देखने को मिल जाएंगे, बॉनपेज वाला जो रीजन है, ठीक है। यहां पर मोर और लेस बॉनपेज यहां पे साउथ की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये गॉटलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिंग हो गया, और यहां पे इस तरफ यूं कुछ यहां पर दिखाई पड़ेगा। ये एरिया है ना, ये फर्टाइल वैलीज हैं जहां पर थोड़ी बहुत खेती वेती हो जाया करती है। बाकी कैपिटल सिटी जो है लग्जमबर्ग सिटी, लग्जमबर्ग की, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। क्लाइमेट की बात करें तो माइल्ड टेम्परेट क्लाइमेट मिलेगी और मॉडरेट यहां पर रेनफॉल आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रॉन के ऊपर। देखो, जो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, डीआरआई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, उनके द्वारा एक मल्टी स्टेट ड्रग नेटवर्क को सीज किया है, डिसमेंटल किया गया है। अब आप सोचो कि हमारे देश में जो ड्रग अब्यूज है वो एक हाई लेवल पे पहुंच गया है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करते हैं वैसे वैसे हमारी प्रॉब्लम्स भी अपग्रेड करती चली जाती है। तो क्या है, गुजरात के वलसाड में अगर देखें तो लेटेस्ट रेड पड़ी है जहां पर इलीगली सीक्रेटली चलाई जाने वाली फैक्ट्रीज को सीज किया गया है, ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रॉन। तो आपको एक तो ये ध्यान रख लेना है कि ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रॉन किससे संबंधित है, ड्रग के मैनेज को टैकल करने से रिलेटेड, ठीक है। कौन रन करा रहा है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है। ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रॉन मैंने बताया कि डीआरआई कोऑर्डिनेट करता है अपनी बाकी इंटेलिजेंस सेगमेंट्स के जो एजेंसीज हैं उनके साथ में। ये मेन टारगेट है कि इलीगल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, किसकी, पर्टिकुलरली जो भी हमारी ड्रग अब्यूज होती है उन ड्रग्स की। तो यहां पर जो टारगेट हुआ है वो हुआ है एल्प्रोजोलम, ठीक है। एल्प्रोजोलम एक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, मतलब कि उसका यूज करते हैं तो दिमाग पर असर जाता है। इसको हम देखें तो हमारा जो नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है ना 1985 का, उसके अंडर में प्रॉपर रेगुलेट किया गया है कि इसका यूज केवल मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंडर ही हो। इसका यूज बिना कोई सोचे समझे करे तो फिर बाद में उसको इलीगल कंसिडर किया जाता है। तो इस ड्रग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, एल्प्राजोलम के बारे में। ये देखो, साइकोट्रॉपिक ड्रग सब्सटेंस है जो कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग है, उसका पार्ट है। उस क्लास का नाम है बेंजोडियाजेपाइन, ठीक है, डाइजेपाइन उस क्लास का पार्ट है, जो कि एक तरीके से एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, या कोई पैनिक डिसऑर्डर, मतलब एक ट्रॉमा में चले गए कोई सिचुएशन की वजह से, तो उनको ट्रीट करने के लिए ड्रग यूज होता है। बट लोग क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज
रिक्रिएशनल पर्पज से, क्योंकि एक बार आप इसका यूज करो फिर आपको लगेगा कि हम एक नई ही दुनिया में चले गए, सारी टेंशन्स बिल्कुल खत्म। और जब लोग इसके अब्यूज कर लेते हैं ना, इसका मिसयूज करते हैं, तो फिर वो बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, ठीक है। और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए फिर लोग फिर इसका एडिक्शन भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तैयार कैसे होता है? देखो, ये केमिकली सिंथेसाइज्ड ड्रग है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स को यूज करके तैयार किया जाता है। तो वो ड्रग कौन कौन से हैं जो कंपाउंड्स हैं जिनका यूज करके ड्रग तैयार की जाती है? एक तो है पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, एक है फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड, एक है एथिलीन एसिटेट। इनको मिला करके और फिर डेवलप किया जाता है। और इसके लिए देखो लेबोरेटरी टाइप कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तब जाके ये ड्रग तैयार होता है। हेल्थ इंपैक्ट, भाई सीधी बात है, अगर मेडिकल प्रिकॉशंस के तहत मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन के तहत अगर आप यूज कर रहे हो तब तो देखो वो एक ट्रीटमेंट के तौर पे होगा ही काम। बट अगर इसका मिसयूज किया जाए और विदाउट मेडिकल सुपरविजन इसका यूज किया जाए तो ये ड्रॉजीनेस, मतलब ढीलापन बॉडी के अंदर, आपके अंदर एक डिपेंडेंस लेकर के आ जाएगा, मतलब आप अपने कंट्रोल में रहते नहीं हो। फिर आपके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्रिएट होने लग जाते हैं, क्योंकि फिर इसका यूज भी मोर और लेस रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और ओवरडोज से कई बार डेथ भी हो जाती है। तो इस तरीके के सिनेरियो हैं। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल इसको लगातार यूज कर रहा है, डेली बेसिस पे क्रॉनिक यूसेज में है, तो वो इंडिविजुअल एडिक्टेड हो जाएगा। और जिस दिन उसको विड्रॉ किया जाएगा उस दिन मतलब अपने आप में मानो कि फिट्स आने लग जाएंगे, सीजर्स आने लग जाएंगे, बॉडी जो है वो एकदम अकड़ मारने लग जाएगी। इवन इंडिविजुअल की बॉडी जो है वो एजिटेट भी करती है कि भाई वो जो आपने देखे होंगे मूवीज में कई सीन है ना, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये एक अपने आप में इसके साथ चैलेंज है। तो ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रॉन याद रख लेना आपको। नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। देखो, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना, IUCN, उनकी तरफ से कंचनजंगा नेशनल पार्क को गुड रेटिंग दी है। और ये हमारे देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको इस तरीके की टैगिंग दी है, क्योंकि हमारे यहां पर इकोलॉजिकली जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर कंजर्वेशन से रिलेटेड एफर्ट्स इतने इफेक्टिव नहीं है। और ये एरिया क्यों इस बात के लिए इंश्योर हो पाया कि गुड कैटेगरी में रखा गया? क्योंकि ये रिमोट है, बहुत दूर लोकेटेड है, ह्यूमन एक्सेस से थोड़ा बचा हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी क्या है, IUCN का लेटेस्ट ग्लोबल रिव्यू हुआ है किससे रिलेटेड? नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। और उसमें फिर बाद में कंचनजंगा नेशनल पार्क को ये एक पॉजिटिव रेटिंग मिली है, जो कि वेलकमिंग है कि डेफिनेटली इससे बाकी जो हमारे इको सेंसिटिव रीजन्स है उनकी हम प्रोटेक्शन अच्छे से कर सके। तो थोड़ा सा इस नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। देखो, ये कंजर्वेशन मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हाईलाइटेड एरिया है दुनिया भर में। तो क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये सिक्किम के नॉर्दर्न रीजन में लोकेटेड है। अगर हम थोड़ा सा इधर जाएं, हमारे ईस्टर्न इंडिया की तरफ है, तो आप देखोगे कि इधर नेपाल है, इधर भूटान है, और यहां पर कंचनजंगा वाला एरिया है वो लोकेटेड है नेपाल के साथ में जो बॉर्डर शेयर होती है उस तरफ। और वहां पर फिर नेपाल का भी अपना खुद का एक कंजर्वेशन रीजन है, उसका नाम है कंचनजंगा कंजर्वेशन एरिया, और हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क है। तो नेपाल और इंडियन गवर्नमेंट और या कहें सिक्किम की जो लोकल कम्युनिटी है, सिक्किम गवर्नमेंट, ये मिलकर के मोर और लेस इस पे काम करते हैं। अब इसमें इफेक्टिव रोल किसने प्ले किया? जो लोकल लोग रहते हैं। तो कुल मिलाकर के लोकल कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन ने इस इको सेंसिटिव रीजन को प्रोटेक्शन दी, कंजर्वेशन दिया, नतीजा गुड रेटिंग यहां पर IUCN ने दे दी इस पर्टिकुलर, आप कह सकते हो, एरिया को। ठीक है, इसमें मेन काम कब हुआ? आपको ध्यान होगा सिक्किम में 2023, जहां तक मुझे ध्यान है, जहां पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था। जिस तरीके से वहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो गए थे, फिर बाद में फ्लड्स आए थे, तो उसके बाद में बड़ा अच्छे से काम किया गया है यहां पर। तो यहां पर क्या है कि क्लाइमेट रेजिलियंस कैसे हो सकती है उस पर काम किया गया। मैनेजमेंट को कैसे हम इस तरीके से डेवलप करें कि जैसी सर्कमस्टांसेस डेवलप हो कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियलिटी, तो उसके हिसाब से यहां पर इतने ग्लेशियर्स हमारे पास में, देखो 280 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, 70 से ज्यादा हमारे पास में ग्लेशियर लेक्स हैं इधर, तो इनको मैनेज कैसे करना है उस पर काम किया गया। तो उसके चलते फिर ये गुड रेटिंग दे दी। कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सिक्किम में लाई करता है, आपको ध्यान है। ये मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग इसको मिला था 2016 में।
अभी आप देखो कि मिक्स्ड का मतलब कि एक तरफ तो आप इसको कल्चरल यूनेस्को पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, एक नेचुरल साइट के तौर पे भी देख सकते हो, दोनों। तो नेचुरल तो सीधी बात है, नेशनल पार्क है तो हमने नेचुरल तो देखा, बट कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो क्या है यहां पर। तो आप देखो यहां पर लेपचा तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटीज हैं, वो यहां पर रहती हैं। और इस एरिया में मायलयांग और बेयूल जैसे आप कह सकते हो कि सेक्रेड एरियाज हैं, जिनको भगवान की तरफ से ब्लेस्ड एरिया माना जाता है। अब आप देखो कि जहां एक तरफ है आपको इस कंचनजंगा नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, हिमालयन टार और डिफरेंट टाइप की आपको वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी, इवन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर के आइसी माउंटेन्स तक। तो एक तरफ तो आपका नेचुरल पार्ट हो गया, और दूसरी तरफ यहां पर जो कम्युनिटीज रह रही हैं वो यहां पर अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रही हैं, और उसका कनेक्शन सीधा नेचर से है। तो ये मिक्स साइट बन गई इस तरीके से, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व का इंटीग्रेशन की बात करें तो देखो 2018 में इससे बायोस्फीयर रिजर्व को एक्सपेंड किया गया। बायोस्फीयर के तौर पे 2016 में इसको वो दे ही दिया गया था, आपको ध्यान है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग। बट इसका एक्सपेंशन किया गया, जहां पर जो एक तरीके से कोर और जो बफर वाला कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें एकदम कोर वाले एरिया में नो ह्यूमन इंटरवेंशन, बफर वाला एरिया जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन है बट अंडर रेगुलेटेड प्रोविजंस। तो इस तरीके से कोर बफर वाला जो मैकेनिज्म है वो यहां पर 2018 में डाल करके इस एरिया को और एक्सपेंड किया गया। लोगों को बताया गया कि भाई आप एग्रीकल्चर करते हो तो वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। तभी आप देखो कि यहां पर केमिकल फ्री फार्मिंग होती है बहुत हद तक, है ना। मतलब इंडिया का हमारा पहला स्टेट है जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो 100% तक अचीव की गई। इसके अलावा हार्मोनियस कंजर्वेशन की कम्युनिटीज अपनी खुद की जो एक ट्रेडिशंस है वो भी कंटिन्यू रखें, बट साथ साथ में उन ट्रेडिशंस के साथ में आप अपनी नेचर को भी कंजर्व करो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गुड कैटेगरी IUCN ने इसको दे दी है, ध्यान रखें। अब देखो हमारे पास में कुछ ये ट्रू एंड फॉल्स है, इनको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। वैसे आपके सामने डिस्प्लेड है, ओके, कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। बाकी ये आपको PDF चाहिए होगी तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लो, और ये जो PW Only IAS ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का वो ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी, ओके। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।